अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। आज भी अपने इस प्रोग्राम में हम कराची के कुछ अहम मौज़ूआत डिस्कस करेंगे, जिसमें सर फहरिस्त है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा कराची। गो के आज का उनका ये विजिट खास करके ताजिर बिरादरी के हवाले से, कारोबारी तबके के हवाले से खासा अहम गर्दाना जा रहा था, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ दिन भर वज़ीर आज़म की रही हैं उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और दीगर सरगर्मियाँ ऐसी शामिल थीं जो पाकिस्तान की मईशत से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन कराची का ये दौरा वज़ीर आज़म का कराची के लिए कितना कामयाब साबित होगा और कराची के जो मसाइल हैं और कराची के वो मसाइल जो विफाक से जुड़े हुए हैं उनको हल करने में कितना किरदार अदा करता नजर आएगा, इस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कुछ हम बात करेंगे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से कि जिस तरह से कराची में कॉल सेंटर्स मौजूद हैं और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन इन कॉल सेंटर्स के अंदर बैठकर किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इदारे कायम हैं वो काम करते हुए या उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से इस तरह के जराइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये दोनों मौजूआत अपने आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आजम के दौरे कराची के हवाले से, जिस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं इम्तियाज खान फारान, जबकि सीनियर माहिर माशियात हमारे साथ अतीकुर रहमान भी मौजूद होंगे। उनसे भी हम इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से कारोबारी तबके के मसाइल को हल करने के लिए वजीर आजम का आज का ये दौरा वो देखते हैं। फारान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और आपसे जानना ही चाहेंगे कि जो वजीर आजम का दौरा कराची है, ओवरऑल अगर देखा जाए दिन भर की उनकी एक्टिविटीज देखी जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो विजिट था, फिर उसके बाद जो बातें उन्होंने टैक्सेस के हवाले से खास करके की हैं, इस मद में अगर हम देखें कि मुल्क की माशी सूरत हाल को लेकर जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम कर रही है, कितनी संजीदा नजर आती है मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम की गवर्नमेंट हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, हम उसको ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से भी आप पूछेंगे, जिनसे हमारे अक्सर राब्ते होते हैं, इकनॉमिक से भी पूछेंगे, तो इकनॉमी को निकालने के लिए, क्राइसिस से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत ने और जो पहले पीडीएम हुकूमत थी उसने बहुत बड़ा काम किया। उससे पहले जब वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालने में काम किया और उसकी बहुत एक आपने देखा था कि वो जो B20 वो जो हिंदुस्तान में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर तो वजीर खारजा को हमारे पाकिस्तान भी आना पड़ा था, उन्होंने उसकी बुनियाद G20 का इजलास, G20 वाला, और जो उनको पाकिस्तान में आए थे वो ये तो निकाला। अब उसको वो इस्टेब्लिश कर सकें या नहीं, ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए वो, इस वजह से हम ये गुफ्तगू करते हैं। वरना तो इकनॉमी को क्राइसिस से निकालने के लिए ये बहुत काम हो चुके हैं और मैं उस बात पे यकीन करने को तैयार हूँ जो प्राइम मिनिस्टर और जो मुख्तलिफ वज़ा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान अब इकोनॉमी क्राइसिस से निकल चुका है, उस पर अब मैं बिलीव करने को। लेकिन जब तक हम IMF के शिकंजे में हैं, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि IMF के पास हमें जाने के लिए ऐसी शराइत आयद करनी पड़ती हैं कि जो आम आदमी से लेकर और कारोबारी तबके तक को मुतासर करती हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशंस बेहतर है? कोई भी हुकूमत हो उसको प्रेशर से निकालना पड़ेगा। हम प्रेशर बनाते हैं। आज भी जैसे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं या मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बारे में गुफ्तगू हो रही है या होगी, वो नेगेटिविटी के साथ ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी के साथ बहुत कम होगी। देखिए, आज आई थिंक इसाक डार ये बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज में, और वो यही कह रहे थे कि सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज जो है वो नेगेटिव करते हैं। और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने भी हवाला दिया, अमेरिका का हवाला दिया और दूसरे कई एक ममालिक का हवाला दिया, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाला दिया गया, जर्मन की बात की गई, जापान की, जो तो बिल्कुल तबाह हो गए थे, उसके बाद वो खड़े हुए। तो पाकिस्तान अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ उसने तक तो नहीं पहुंचा, उसने तक तो नहीं पहुंचा। यह अलग बात है कि हमने आपस में एक दूसरे को, मैं शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का वो दौर जानता हूँ, क्योंकि हम उस वक्त एक टीम का हिस्सा भी होते थे। मैं एक सिंधी उसमें काम करता था अखबार में। तो इसी तरह IMF का एक प्रेशर आया था, बेनजीर साहिबा उससे बड़े तरीके से निकल गई थी। उन्होंने अपने ही लोगों की टीम बनाई थी, मीडिया की अलहदा थी, इकोनॉमिक्स की अलहदा थी, पॉलिटिशियन जो थे सीनियर पार्टी के, उसमें काम किया था, निकल गई थी वो प्रेशर। तो अभी मौजूदा काबीना में कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है? देखिए, इन्होंने कहा ना आज प्राइम मिनिस्टर ने कि हो सकता है हम उसको खैराबाद कह दें IMF को, जो मामला चल रहे हैं। अब आज जो ये कराची का जो आपने विजिट किया देखा है, इसके ऊपर बात होगी कि कराची को कुछ मिला नहीं। कराची का ये विजिट था ही नहीं। अच्छा, अगर कोई ये समझता है कि कराची का विजिट था, तो मैं कहता हूं, समझता हूं कि वो फिर अजीब गुफ्तगू करेगा। उसकी वजह यह है, पहला आया उनका विजिट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, फिर वहां पर जो ये एक्टिविटीज टैक्स फ्री वाले जो मामला हैं, फिर पोर्ट कासिम के मामला हैं, फिर उससे पहले आप चले जाएं, उससे पहले आपने देखा होगा एहसन इकबाल ने 2 विजिट किए थे कराची के, 2 विजिट हुए एहसन इकबाल के।
तो फरहान साहब, जो अपने दौरे के दौरान उन्होंने टैक्सेस में इजाफे के हवाले से बात की, आपको नहीं लगता कि जो कारोबारी तबका पहले ही टैक्सेस के बोझ तले दबा हुआ है, इससे उनकी और चीखें निकलेंगी और फिर प्रेशर बिलाखिर अवाम पर ही आएगा? देखिए, बहुत सारी संबंध तकलीफ दे बात जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में इतने टैक्सेस नहीं है जिस तरह से बयान किए जाते हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी, मिसाल के तौर पे मिनिमम सैलरी जो नॉन स्किल्ड की रखी गई है, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में कौन देता है नॉन स्किल्ड? 37,000 कौन देता है? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं, उनकी 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। और टैक्सेस के हवाले से जो बात करते हैं, अब ये कारोबारी तबके को बुरा भी लगेगा, लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे तो नेबर कंट्रीज में भी चले जाए, इंक्लूड अफगानिस्तान भी जाएंगे, तो आपको इस तरह नजर नहीं आएगी। हाँ, फैसिलिटीज वो हमें ज्यादा देनी है उनको, जिसके अंदर एनर्जी का मामला ज्यादा है कि भाई हमें एनर्जी सस्ती उनको फराहम करनी है। कैसे करनी है? अब जैसे अब आईपीपी SIFC के ताउन से IPPs तकरीबन 7 से 9 बताए जा रहे हैं कि उनसे बात तय हो गई है, और जिन्होंने एग्रीमेंट से हाथ उठा लिए तो उससे सस्ती होगी बिजली। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना है हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, बेकू जाना पड़ेगा। जाहिर है कि जब हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है टैक्सेस के हवाले से, तो खासतौर पर इसमें ये चीजें आएंगी। लेकिन उसके अलावा जो आज पूरा विजिट हुआ है कराची में, तो वो बिजनेस कम्युनिटी के ही बेनिफिट में। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है वो कराची का विजिट कराची का नहीं है, वो पाकिस्तान के हवाले से एक विजिट है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है। उसको अगर आप लिंक करेंगे तो एहसन इकबाल देखे गुज़िश्ता 15 दिन में या 1 महीने में 2 मरतबा है वो मनसूबाबंदी है। उन्होंने यहाँ पर सिंध सेक्रेटेरिएट का विजिट किया, जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मुश्तरका मंसूबे चल रहे हैं उसके ऊपर बात हुई। आपने देखा राना तनवीर आए, राना तनवीर पैदावार के मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर हैं। नाराजगी भी तो गुज़िश्ता दिनों काफी रही है ना, पीपल्स पार्टी कहती रही है कि मंसूबों में कोई हमसे मुशावरत नहीं की जाती। मुशावरत बिल्कुल सारी की सारी होती है। अब उस लेवल पे जैसे मैं चाहता हूं हो सकता वैसी ना हो, जैसे फेडरल गवर्नमेंट चाहती है फेडरल गवर्नमेंट को भी होगी। लेकिन हुकूमत में जब होता है बंदा तो कमजोर होता है, हुकूमत कमजोर होती है। अब देखें स्टील मिल की बात हुई, इंडस्ट्रियल जो अराउंड में जो प्लॉट्स है इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए जो बात हुई है, फिर ये आ रहा है कि स्टील मिल को दोबारा रिवाइव किया जाए। सिंध गवर्नमेंट उसको तैयार है वापस लेने के लिए, लेकिन वो तो रशिया के ताउन से ही मुमकिन हो सकेगा ना। रशिया को भी इन कर लेते। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अतीकुर रहमान माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, वक्ती आपने। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं वजीर आजम, और कह रहे हैं कि चूंकि IMF का जो इनकी मुआहिदा है उसको कंटिन्यू करेंगे, और टैक्सेस के लिए जो बात की जाती है कारोबारी तबके की जानिब से कि जी आप उनको सहूलियात तो दे नहीं रहे, टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं, आपके नजर में आज का ये स्टेटमेंट वजीर आजम का किस नजर से है? बहुत शुक्रिया समीन आपका। देखिए, बात सारी ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो IMF और हमारी हुकूमत के दरमियान है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक डेट का है, कर्जों का है। सिग्निफिकेंट बर्डन जो है हमारे पर कर्जों का, वो कंट्री की पब्लिक हेल्थ पर बहुत ज्यादा, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही है। देखिए, इसका डिसिप्लिन खराब हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डेट्स है ये डिस्टर्ब कर रहे हैं डायनामिक्स को, और इसमें IMF के साथ या दूसरों के साथ भी बातचीत खराब रही। तो वही प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रिकवरीज है वो हो सके और रेवेन्यू जनरेट हो सके। रेवेन्यू एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, लेकिन रेवेन्यू चैलेंज तो बनता चला जाएगा जहां साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपका डोमेस्टिक डेट ट्रिलियंस में है, आपका एक्सटर्नल डेट भी ट्रिलियंस में है, और ये तक लगभग 69.25% ऑफ द GDP का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ हुआ है लोन्स में हमारे यहाँ। तो अब ये सारी चीजें अगर आएंगी तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेंगी IMF के दरमियान और हमारे दरमियान। इसको ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम अपने किसी तरह डेट्स को कंट्रोल करें और अपने परफॉर्मेंसेस दिखाएं जिसमें हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकें। रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि टैक्सेस को बढ़ा करके या सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा के या किसी और तरीके से टैक्स लगा के टैक्सेस को बढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट किया जाए। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं जिसमें हमारे पास, मैंने हमेशा कहा है कि मैरीटाइम का $100 बिलियन हमारा वो एक तरह से शेडेड पड़ा है, उस पर अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो हमारा जो 1100 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है वो हमारा बड़ा इफेक्टिव है, और उसके बाद उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, टूरिज्म है उसके साथ लगा हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं। नॉन टैक्स जो हमारे सेक्टर्स हैं उन पे टैक्सेस की वहां से कलेक्शन किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो
किसी ना किसी तरह रेवेन्यू को जनरेट करने में और इसकी रिकवरी में हमारी मदद करेंगे। सही। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसीज हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, वो कितनी साजगार हैं, और उसको मजीद साजगार माहौल में लाने के लिए क्या आप देखते हैं कि जो इस वक्त इकदामात लिए जा रहे हैं वो हेल्पफुल हो सकेंगे? जी, दोनों तरीके से देखा जा सकता है। जो असल बात है वो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो एनर्जी का टैरिफ है, गैस है, और इस तरह हैवी टैक्सेस हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कंपाइल हो रहे हैं। अगर इनमें थोड़ा सा कुछ कंसेशंस मिल जाए या डिस्काउंट मिल जाए तो ये जो राइजिंग एस्पेक्ट्स है ना इन्फ्लेशन के और इस चीज के हमारे इंडस्ट्री सफर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सफर कर रहा है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन लाइन हमारी डिस्टर्ब है, तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। और इसको ठीक करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लोअर डाउन होते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्या नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी सरप्लस पे आ गया है। और स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट भी किया, वो देख रहे हैं कुछ बेहतरी की सूरत हाल उसने दिखाई है और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स उसे दिए पास में, और अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग इफेक्ट के थ्रू दुनिया में नाम भी पैदा किया है। और वो एक क्या कहना चाहिए, एक किस्म का ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी है जिसको देखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये एक इकोनॉमी की बेटरमेंट की तरफ जाती हुई सिचुएशन का एक नुमाइंदगी कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें न सिर्फ ये कि इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट्स की, बल्कि हमने देखा है कि उसमें कलेक्टिव डोनर्स भी थे और इंस्टीट्यूशंस भी थी इस बार। तो ये कंटिन्यू चल रहा है मसला, और बेहतरीन बात हो गई है और रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इकोनॉमी के बेटर होने के। लेकिन इकोनॉमी बेटर तभी होगी, मैं फिर उस बात की तरफ आऊंगा जिससे मैं कहता हूँ कि जो बर्डन है हमारे पर और हमारी इकोनॉमी की हेल्थ पर, वो हमारे डेट का, उसको हमें किसी न किसी तरह कम करना पड़ेगा। सही। तो फरहान साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जी माशी इशारिये भी मस्बत सिमत में जाते नजर आ रहे हैं, महंगाई की शरह भी बताई जाती है हुकूमत की तरफ से कि दिन ब दिन उसमें कमी हो रही है, लेकिन आम आदमी तो अभी भी हमें महंगाई का ही रोना रोता नजर आ रहा है। तो आखिर ये कौन से माशी इशारिये हैं जो मस्बत सिमत में जा रहे हैं जिससे महंगाई की शरह में कमी हो रही है, लेकिन एक आम आदमी अवाम के ऊपर इसका असर नहीं आ रहा? देखिए, मैं बचपन से दो बातें सुनता आया कि नई नस्ल आपे से बाहर हो गई है और काबू में नहीं है, और दूसरा महंगाई बहुत हो गई है। बात यह है कि महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, आमदनी कम है। अच्छा। हम आमदनी के ऊपर बात नहीं करते। मिनिमम सैलरी अगर किसी की, जिसकी 20,000 इस वक्त 25,000 मिल रही है, अगर उसके 37,000 हो जाए नॉन स्किल्ड की, और स्किल्ड जो बच्चे मेरे आपके जानने वाले जो अब कोई भी काम कर रहे हैं डिजिटल के ऊपर, आप देखें 80-80 हज़ार, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए बच्चे ई कॉमर्स के थ्रू कमा रहे हैं। इट मीन्स के वो रियल इनकम है वो भी कम है पाकिस्तान के हवाले। हम आमदनी के ऊपर बात नहीं करते। हम आमदनी पे ये नहीं कहते कि जो मिनिमम सैलरी को इम्प्लीमेंट किया जाए और जो डिजर्व करता है, जो उसकी जॉब है वो उसको सैलरी दी जाए। पूरी दुनिया में क्या कम है? आप लंदन में एक वक्त का खाना खाएं, पाकिस्तान के हिसाब से 6 से 7 हज़ार रुपए का खाना पड़ता है, वो एक सिंगल मैन का बंदे का, और इसी तरह यूरोप के अंदर है। लेकिन क्या है, उसको रिटर्न मिलता है, उसकी अर्निंग है। अच्छा, वहां भी हैंड टू माउथ है। लोग जो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से जाते हैं वो थोड़ा सा सेविंग कर लेते हैं, लेकिन लोकल जो वहां के नौजवान है या लोकल है वो भी बेरोजगारी का ताना देते हैं। हमने कभी सबर शुक्र छोड़ दिया। हमने शुक्र, आज भी पाकिस्तान में एक बाप कमाता है और 5-6 बच्चे खा रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। लेकिन अब तो बहुत तब्दीली आ गई ना। तो एक घर में 4 बंदे अगर रहते हैं तो 4 में से 3 बंदे कमाते हैं एक घर में। बहुत कम घर बता पाएंगे, उसके बावजूद गुजारा नहीं हो पा रहा। बहुत कम घर बता पाएंगे ऐसा। मैं खुद अपने मेरे सर्किल में तो तमाम के तमाम इस तरह के अफराद मौजूद हैं। तो ना सिर्फ सिंगल जॉब करते हैं, डबल जॉब करते हैं, और जितने अफराद हैं वो ज्यादा सारे के सारे जॉब करते हैं। ये देखें, ये इसकी एग्जाम्पल आप 20% तो दे सकती हैं, 30% दे सकती हैं, इसके अलावा नहीं मिलेंगे आपको। और ये आपको एक तो सबर शुक्र, ये हमारा शरीयत, उसमें चलेंगे आप, और दूसरा आपको रियल तरीके से चलना पड़ेगा। महंगाई पाकिस्तान में नहीं, आमदनी कम है। आमदनी कैसे बढ़ेगी? मिनिमम सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, या ये है कि जिसकी जो आमदनी हो रही है। आप देखें ना, बिजनेसमैन को, अभी अतीक साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अगर कुछ भी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो हम यहाँ भी बात होती, जब मुराद शाह साहब वजीर खजाना थे, जब भी बात होती थी, अभी भी कभी होती है, फवाद चौधरी साहब कभी आते थे, अब कम आते ही नहीं है, तो उनसे बात होती थी। अब मेरा उनसे ये कहना था कि पाकिस्तान की जो ये वजारत खजाना है ना, इसमें आप टैलेंट को छोड़ दें।
इस पे आपको चाहिए हमारे सिंधी जो हमारे वाणी है, हिंदू शेख बिरादरी भी उसमें आती है, हिंदू वाणी है, ये हमारे पंजाबी सौदागरान, दिल्ली, मेमन और ये मारवाड़ी जो है, भाई इनका जो बिजनेस है वो अडॉप्ट कर लें आप। अच्छा। ये कैसे इनका टैक्स, ये कैसे बिजनेस करते हैं आप देखें। अगर 6 महीने में पाकिस्तान IMF को कर्जा देने के काबिल वही जो अभी पिछले दिनों हमारे बात की गई थी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, इस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के हवाले से कि किस तरह से ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो है इस वक्त इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं कि लोगों का बड़ी तादाद में जो पैसा है वो गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किया जा रहा है अपने अकाउंट्स में, या उनको मिसगाइड करके उनके अकाउंट से पैसा जो है ये मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये जो साइबर क्राइम की शिकायत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और FIA इन मामलात को हल करने में काफी हद तक नाकाम भी नजर आती है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका सद्देबाब मुमकिन हो सकेगा, इस पर बात करेंगे और कुछ मजीद तफसीलात भी लेंगे। हालिया केस की जो आज ही PCHS में एक कॉल सेंटर पर गिरफ्तारी के कार्रवाई के दौरान 6 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। समीर कुरैशी चीफ क्राइम रिपोर्टर है मेट्रो 1 न्यूज के, हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, ये बता दीजिए कि ये जो हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है इस तरह की वारदातों में और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स की भरमार है, कुछ मालूम नहीं कि कहां बैठकर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, बहुत कम लोग हैं जिन पर हाथ डाला जा सकता है या वो गिरफ्त में आते हैं। तो ये जो शहर में एक वसी नेटवर्क मौजूद है इन कॉल सेंटर्स का, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये कराची के अंदर, ये सिर्फ कराची में ही नहीं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 1000 के करीब जो है ये गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किए गए हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि ये जो पढ़े लिखे जो लड़के होते हैं, जो यंग होते हैं, उनको जिनका एक्सेंट जो है वो इंग्लिश होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे ये खुद भी जो है वो गैर मुल्की हैं, उनको ये हायर करते हैं और हायर करने के बाद उनको अच्छी तनख्वाहें और मराद देते हैं और उसके बाद जो है ये गैर मुल्कियों का डेटा कलेक्ट करते हैं। और इन लड़कों की तमाम की जो अहमियत होती है वो ये अहमियत सबसे बड़ी ये होती है इनकी कि इनके पास जो है वो गैर मुल्कियों का डेटा उनके लैपटॉप में होता है और उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के जैसे बैंक के नुमाइंदे बनकर बात करते हैं और जो है वो किसी जैसे कलर करने वाले हैं वो बनकर बात करते हैं, कोई मुख्तलिफ स्कीम देते हैं कि उनको ये पता चल जाता है कि ये जो है जो अंग्रेज है या गैर मुल्की है, ये जो है घूमने फिरने का शौकीन है, ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, तो इसलिए उनको मुख्तलिफ स्कीम देते हैं और बहाने से उनसे उनके क्रेडिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया जाता है और पिन हासिल करके उनकी तमाम रकम जो है वो अपने मर्चेंट के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है, जो कि अफ्रीका, थाईलैंड, दुबई और मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो बैठे होते हैं, वो उनके रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है और ये मुंतकली के बाद जो है ये रकम जो इस मुल्क में मंगाई जाती है तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है तो ये हवाले हुंडी के जरिए फिर मुल्क में आती है और वो भी एक गैर कानूनी तरीका है, तो उस तरीके से आती है। मैं आपको ये बताऊं कि FIA ने भी एक छापा मारा है PCHS के इलाके में, ये गैर कानूनी कॉल सेंटर और सेंटर पर छापा मारा है और 6 जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। लेकिन ये वही लड़के हैं जो कि वहां पर बैठे होंगे और जो ये इनका एक्सेंट अच्छा होता है, ये उससे बात करते हैं। इसको जो कॉल सेंटर की इस्तेलाह में कहते हैं माल डब्बा करना। तो ये माल डब्बा जो है ये माल डब्बा करते हैं, जबकि इनके जो असल मालकान है वो इस मुल्क में नहीं होते, वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वहां पर ये रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल की जाती है। ये एक LI फ्रॉड कहलाता है, ये इतना बड़ा पैमाने पे हो रहा है कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 के करीब कॉल सेंटर्स हैं जो सारा ये माल डब्बा करने का
काम करते हैं। सही। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में शहर में ये कॉल सेंटर्स मौजूद हैं या जब कायम किए जा रहे होते हैं, तो क्या तरीकाकार है? क्या ये कहीं रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं या फिर खुद एक दफ्तर खोल के बैठ जाते हैं और वहां पर अपने एजेंट्स इस तरह से काम करने के लिए रख लेते हैं? किसी किस्म के कोई रजिस्ट्रेशन का, कोई स्क्रूटनी का प्रोसेस नहीं होता? क्योंकि अब जिस तरह से दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इजाफा हो रहा है और FIA की भी कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है, गो के साइबर क्राइम सर्किल की कार्रवाइयां होती रहती हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर हमें ये फ्रॉड्स का नेटवर्क जो है वो दिन ब दिन वसी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हिकमत अमली मजीद इख्तियार की जा सकती है इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इस किस्म के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए FIA का एक साइबर क्राइम विंग अलहदा बनाया गया था जी। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि जो अलहदा चीज विंग बनाए जाते हैं उन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जितने भी इसमें एक तो है जिसे लीजेट कहते हैं, वो कॉल सेंटर तो वो होते हैं जो कि जेन्युइन काम करते हैं, उनका कोई 2 नंबर काम से वास्ता नहीं है। जैसे ऑनलाइन गाड़ियां जो जापान वगैरह से आती हैं, उनका ये कारोबार करते हैं, वहां से ऑनलाइन तरीके से जो काम किया जाता है वो उनका काम, तमाम काम जो है वो साफ सुथरा होता है। लेकिन तकरीबन जो अगर आप 10 में से एक जो है वो साफ सुथरा काम करता है, बाकी 9 के सारे 9 जो है वो गैर कानूनी कामों में मुलविस है। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि इनके जो पार्टनर्स हैं जो कॉल सेंटर के, वो बड़े बड़े पुलिस अफसरान, FIA के अफसरान और दीगर ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने इसकी सरपरस्ती इनकी की हुई है। FIA का अमला भी पहले तो छापा मारता है, छापा मार के मुलजिमान को गिरफ्तार करता है, फिर जब मुलजिमान छूट जाते हैं फिर उनका पार्टनर बन जाते हैं ये लोग और फिर ये खुलेआम कारोबार करते हैं और इसके अंदर एक माहाना बड़ा हिस्सा पार्टनरशिप का जो है इनको दिया जाता है, चाहे पुलिस अफसर हो चाहे इनकी सरपरस्ती करते हैं। कहीं भी इनका छापा पड़ता है, गिरफ्तार होते हैं तो फिर इनकी रिहाई के लिए कोशिश करते हैं, उनको रिहा करवा के लिए आते हैं। तो ऐसा समीर कुरैशी ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का वाकया देखा जो अभी चल रहा है, जेर तफ्तीश है, खुद उसमें आला अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं, अपने ओहदों से हाथ धो बैठे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जी जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें भी उन्हीं इदारों के लोग मुलविस हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने इन कार्रवाइयों को रोकना है और इस पर काबू पाना है। तो जब इदारे ही मुलविस हो जाएंगे तो फिर जो क्राइम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये नोटों की चमक, सबसे ये धंधा जो है, इसे गैर कानूनी काम जो है, इसमें बहुत पैसा है। इसमें वो लोग जो कि कल तक जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी जो है पुरतायुश गाड़ियों के अंदर जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इसी तरह यही हाल है क्योंकि बहुत पैसा है। आप ये देखें, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का जो वाकया हुआ था तो सिर्फ उसके मोबाइल वॉलेट के अंदर उस लड़के जो अरसलान को जिसे हिरासत में लिया गया था गैर कानूनी तौर पर, उसके मोबाइल वॉलेट पे $3,40,000 ट्रांसफर किए गए, जो कि पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो 10-12 करोड़ रुपए बनते, तो ये उसके मोबाइल वॉलेट के अंदर थे। तो आप इस तरीके से देखेंगे, इसमें एक जिसे कहते हैं कि अंधी आमदनी, अंधी कमाई जो है ये वो हो रही है जिसके अंदर खूब पैसा है। और अब वो जो है इसी तरीके से जो भी कॉल सेंटर वाले इसी तरह से लूटमार करते हैं, माल डब्बा करना वो करते हैं। और ये कराची के अंदर अगर इनको देखा जाए तो ये गुलिस्तान जौहर हो गया, PPHS इलाका हो गया, शारा फैसल हो गया, डिफेंस हो गया, फिलिप्टन हो गया, यहाँ पर ये बड़े बंगले किराए पर लेते हैं और फिर कुछ इलाकों के अंदर इन्हीं बंगलों में बैठकर जो है वो ये माल डब्बा करते हैं। इतना भी ये इसको इस इस्तिलाह में माल डब्बा करना कहते हैं। ये वहीं पे बैठ के ये फ्रॉड की गेमें चलाते हैं और फिर उसके बाद जो है अब ये 10 आदमियों को फोन करते हैं, उसमें से कम से कम 3 या 4 आदमी इनके झांसे में आ जाते हैं और ये उसका पूरा कार्ड का रिकॉर्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, उसके पूरे खाली करते हैं। सही। मुख्तसरन ये बता दीजिए कि आज जो PCHS में कार्रवाई हुई है, जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, क्या कानून है इनके लिए, किस किस्म की सजाएं मुख्तस हैं और क्या इनको सजाएं मुमकिन है, मिल जाती हैं सजाएं या फिर अदालतों से बरी हो जाते हैं? देखिए, साइबर क्राइम में ये जुर्म आता है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। साइबर क्राइम का एक्ट इन पर लगाया जाता है, FIA लगाती है। और साइबर क्राइम के अंदर अगर ये सबसे बड़ी बात है साबित करना, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है साबित करना। और ये जो इस किस्म के काम करते हैं इनके पास वकला का एक बड़ा नेटवर्क होता है जो कि
उनकी कोशिश होती है, ये कोई भी जितने भी ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स वाले हैं, आप देखें मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसने जेल काटी हो इस दिन में, लेकिन ये अदालत पहुंचते ही इनकी जमानत से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि केस भी इतना हल्का बनाया जाता है कि साइबर क्राइम के अंदर इनकी जमानत से हो जाती है और ये फिर दोबारा से इसी काम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, चीफ क्राइम रिपोर्टर, और बता रहे थे कि किस तरह से शहर में एक बड़ी तादाद में, तकरीबन 1000 से जायद ये तादाद बताई जाती है, ये कॉल सेंटर्स मौजूद हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स में मुलविस हैं। बड़ी मुश्किल से अगर कभी कहीं कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए, कोई कॉल सेंटर पकड़ लिया जाए जहां पर ऐसा काम हो रहा हो और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, तो इस तरह के कमजोर केसेस बनाकर अदालत में पेश किए जाते हैं कि वो आसानी बरी हो जाते हैं अदालतों से और दोबारा इसी धंधे में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आम और मासूम शहरियों का पैसा लुट रहा है। कुछ मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मौजुआत भी जेर बहस रहेंगे। जिस तरह से हमने अपना प्रोग्राम का दूसरा मौजू ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से डिस्कस किया था, फरहान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। फरहान साहब, क्या आपको नजर आता है कि हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है उन इदारों की जानिब से? समीर कुरैशी ने जिस तरह बताया कि खुद अफसरान मुलविस हो जाते हैं, जब इदारे ही मुलविस हो जाएंगे तो आम आदमी कैसे महफूज रहेगा? ये अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल सही है। आप एंटी करप्शन ले लें, साइबर क्राइम ले लें, FIA के दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो ले लें, वो आप देखें भी शॉर्ट टर्म जो आपको ये मिला किडनैपिंग वाला ये एक वाकया नहीं है, ये मुतादिद वाकयात हैं। तो इसके लिए मुझे और आपको ज्यादा काम करना है, मीडिया को अवेयरनेस देनी है कि साइबर क्राइम हो कैसे रहा है, कि हम ऐसी कॉल्स के ऊपर किस तरह ट्रेप हो रहे हैं, हम उस कॉल से कैसे बचें, हमारे बच्चे कैसे, हम ये मीडिया को ज्यादा काम करना चाहिए। और उन्हें अगर किसी कंप्लेन लिखवाते हैं किसी साइबर क्राइम में, FIA पे या कहीं भी, उसका रिकॉर्ड कहीं और भी जरूर देना चाहिए कि जी मैंने फला को ये बात करवा दी है और ये बात शिकायत दर्ज करवा दी है। मीडिया को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में मीडिया काम कर रहा है इस मामले में और हुकूमतें भी मीडिया पे ज्यादा कि जी आपको ये स्कैम चल रहे हैं, उसको आपने कैसे फेस करना और कैसे सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा काम देना चाहिए और अवेयरनेस के ऊपर जितना और काम एक बात सिर्फ समन, और ये जो एक अतीक साहब और बात कर रहे थे ना एक्सपोर्ट की, हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आप समझे कि हिंदू और सिख बिरादरी खासतौर पे उनके जो मरकजी मुकद्दस मकामात हैं वो आप और हम करते हैं। और दूसरा ये हमारे जो जैन मंदिर है वो भी आपको मिलेंगे। मैं समझता हूँ किसी एक्सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज खान फरहान हमारे साथ मौजूद थे, अतीकुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल और समीर कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की, साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा कराची के हवाले से बातचीत की और कारोबारी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितना सूदमंद ये साबित हुआ, खासकर जो हम इकोनॉमिकल प्लान्स देखते हैं इस मुल्क के लिए, उसके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा, इस पर हमने कुछ डिस्कस किया। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही, कल एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।